भारतीय अनूदित साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि संस्कृत काल में भी अनुवाद की परंपरा रही है। संस्कृत से संस्कृत में भी अनुवाद हुए हैं और संस्कृत से हिंदी में, भारतीय भाषाओं में बहुत सी रचनाओं के अनुवाद होते रहे हैं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हों, साहित्यिक ग्रंथ हों, शास्त्रीय ग्रंथ हों, और इसी तरह से अन्य अनेक अनुशासनों में अनुवाद की यह परंपरा हमें मिलती है। बहुत सी ऐसी रचनाएं जिनका संबंध विज्ञान से, तकनीक से, प्रौद्योगिकी से रहा, शिक्षा से रहा, नीति से रहा, धर्म से रहा, ऐसी बहुत सी रचनाओं के अनुवाद भी होते रहे हैं। पुराणों के इतिहास को देखें तो उनके अनुवाद भी हिंदी में प्रचुर मात्रा में हुए हैं। वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, कथात्मक साहित्य, नीति कथाएं, पंचतंत्र के अनुवाद हम देखें, ऐसी बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं। और चिंतक, विचारक, कवि, लेखक, शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, इन सब का एक इतिहास है जो अनुवाद के माध्यम से पूरे भारत और पूरे विश्व तक पहुंचता रहा है। बहुत से अनुवादकों ने साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद किए, कविताओं के अनुवाद तो प्रचुर मात्रा में मध्यकाल की बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं, जिसमें राम कथा, कृष्ण कथा और उन कथाओं के बहुत लोकप्रिय जो अंश हैं, खंड हैं, उनके भी अनुवाद हुए हैं। अगर हम भ्रमर गीत परंपरा को देखें, सूरदास, नंददास, अष्टछाप के कवियों में, तो उसके स्रोत भी हमें संस्कृत में मिलते हैं। नीति काव्य के स्रोत भी हमें संस्कृत में मिलते हैं। और इसी प्रकार धर्मशास्त्र, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, खगोल, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा, योग, न जाने कितने क्षेत्र हैं, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद होते रहे हैं। और पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी अनुवाद की एक लंबी मजबूत परंपरा हमें मिलती है, जिसकी बहुत सी रचनाओं का अनुवाद हिंदी में हुआ है, आज भी हो रहा है, क्योंकि दुर्लभ रचनाएं हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की परिचायक रचनाएं हैं। बौद्ध साहित्य का अनुवाद हिंदी में, जैन साहित्य का अनुवाद हिंदी में प्रचुर मात्रा में हुआ है। और इसी तरह से हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस पूरे इतिहास को देखें हिंदी के, तो अनुदित रचनाएं प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। यही परंपरा हमें भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद की मिलती है, और हिंदी से भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं से हिंदी में, इसी तरह संस्कृत से भारतीय भाषाओं में, और बहुत सी भारतीय भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद संस्कृत में भी हुआ है। हिंदी में अनुदित आत्मकथाओं का भी एक लंबा इतिहास है। आत्मकथा हम जानते हैं कि गद्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है, बड़ी लोकप्रिय विधा है। पाठक की अभिरुचि होती है कि किसी कवि, किसी कथाकार, किसी नाटककार, उसकी जीवन यात्रा, उसकी जीवन संघर्ष, उनसे वो अवगत हो। किसी आलोचक, किसी समीक्षक, किसी शिक्षक की आत्मकथा को वो पढ़े, किसी स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा को पढ़े, राजनेता की आत्मकथा को पढ़े, किसी संत, किसी साधु, और इस तरह से मार्ग प्रशस्त करने वाले, नेतृत्व देने वाले ऐसे अग्रणी जो हमारे प्रेरक हैं, उनकी आत्मकथाएं, इनके खूब अनुवाद हुए हैं। देशी और विदेशी भाषाओं में अनुवाद का एक इतिहास मिलता है। हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। महर्षि दयानंद सरस्वती, जो एक भारतीय समाज और संस्कृति में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत समादृत व्यक्ति और पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जो आत्मकथा है वो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से उर्दू
और फिर उर्दू से हिंदी, इस तरह से उसके अनुवाद होते चले गए। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता नहीं हो सकता, इसलिए उसकी गति जिस भाषा तक होती है वह उस भाषा से अनुवाद करने का प्रयत्न करता है, यदि उसके भीतर एक अनुवादक बैठा हुआ है। तो अनुवाद से अनुवाद का भी एक सुदीर्घ सशक्त इतिहास है। एक बहुभाषा भाषी देश में ये आवश्यकता भी है। इसलिए हम देख सकते हैं कि 1904 में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में और 1912 में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया था। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये एक भारतीय समाज में और वैश्विक स्तर पर लब्ध प्रतिष्ठ संत के रूप में जाने जाते हैं। 1915 में अंग्रेजी के टी वाशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार नाम से हुआ। यद्यपि इसका अनुवाद पहले अंग्रेजी से मराठी में हो चुका था, तदंतर मराठी से हिंदी में इसे अनुवाद किया गया और महात्मा गांधी की आत्मकथा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी, इसे हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग शीर्षक से 1972 में अनुवाद किया, गुजराती से हिंदी में, क्योंकि गांधी जी की मूल भाषा मातृभाषा वह गुजराती थी और उनके समस्त वाङ्मय का अनुवाद हिंदी में हुआ और बहुत सुपठ्य हुआ, पठनीय हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा को सूरजमल जैन ने जीवन स्मृति नाम से अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा को धन्य कुमार जैन ने भी 1917 में मेरी आत्मकथा नाम से पुनः अनुदित किया। इसका मतलब है कि जो हस्तियां हैं, जो लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं, मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रेरक व्यक्ति हैं, वो चाहे साहित्यकार हों, चाहे चिंतक विचारक हों, संत हों या राष्ट्र नेता हों, इन सब की आत्मकथाएं जो लिखी गईं, जो उन्होंने लिखी स्वयं, आत्मकथा अपने आप में एक बड़ी रोचक विधा है। और आत्मकथा लिखना ये कोई सहज सरल कार्य नहीं है, क्योंकि आत्मकथा लिखते समय लेखक को तटस्थ रहना पड़ता है, ईमानदार रहना पड़ता है और अपने जीवन के सभी अनुभवों को, सभी पक्षों को उद्घाटित करना पड़ता है। तो ऐसे मेरी आत्मकथा नाम से 1917 में धन्य कुमार जैन ने टैगोर की आत्मकथा को प्रस्तुत किया। इस आत्मकथा के लेखक व्यापक अध्ययन, मनन, ज्ञान पिपासा और रचना प्रक्रिया आदि अनेक महत्वपूर्ण संदर्भों को उद्घाटित करते हैं। यानी आत्मकथा के लेखक का अपना एक संसार होता है और फिर आत्मकथा के अनुवादक को उस संसार से गुजरना पड़ता है, एक तरह से परकाया प्रवेश करना पड़ता है, एक तरह से साधारणीकृत होना पड़ता है, उसके जीवन अनुभवों को अपना अनुभव बनाने का प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए अनुवाद को हम परकाया प्रवेश की साधना भी कहते हैं। हिंदी में 3 विदेशी लेखकों टॉलस्टॉय, गोर्की और केसर की आत्मकथा काफ़ी लोकप्रिय हुई। रूसी लेखक लेव टॉलस्टॉय की आत्मकथा ए कन्फेशन का हिंदी अनुवाद उमराव सिंह ने टॉलस्टॉय की आत्मकहानी शीर्षक से 1922 में किया था। हम जानते हैं कि टॉलस्टॉय, लेव टॉलस्टॉय एक बड़ा नाम है साहित्य सृजन की दुनिया में, और उनकी आत्मकथा उमराव सिंह ने 1922 में एक कन्फेशन नाम से जो रचना थी उसका अनुवाद टॉलस्टॉय की आत्मकथा शीर्षक से किया, आत्मकहानी शीर्षक से किया। इसे 1939 में राजाराम अग्रवाल ने भी पुनः मेरी आत्मकहानी शीर्षक से अनुवाद किया। टॉलस्टॉय की आत्मकथा से अनेक पक्षों का, उनके जीवन की कई घटनाओं का, उनके आचरण की पवित्रता का, उनके लोकोपकार जैसे पक्षों का, बहुत से उनकी जीवन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण शाश्वत मूल्यों का उद्घाटन होता है। हम टॉलस्टॉय को, उस आत्मकथा को पढ़कर समझ पाते हैं, जान पाते हैं।
मैक्सिम गोर्की की आत्मकथा मेरा बचपन 1929 में प्रकाश में आई। हिंदी में उसका शीर्षक मेरा बचपन रखा गया और जर्मनी के प्रसिद्ध कैसर की आत्मकथा को पारसनाथ सिंह ने कैसर की राम कहानी 1930 में अनुवाद किया। यानी इस शीर्षक से कैसर की राम कहानी, जर्मनी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनकी आत्मकथा जर्मनी भाषा में प्रकाशित थी, हिंदी में उसका अनुवाद किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी आत्मकथा माई स्टोरी, इसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया था। गिरीश चंद्र जोशी द्वारा अनुदित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा तरुण के स्वप्न शीर्षक से प्रकाश में आई थी, जिसका अनुवाद हुआ था। यानी गिरीश चंद्र जोशी ने सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, उसका अनुवाद तरुण के स्वप्न शीर्षक से किया था। सुभाष चंद्र बोस हम जानते हैं भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक वंदनीय और स्तुत्य नाम रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ादी का बीज वपन किया था, पूरे विश्व में अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराया था, उस व्यक्ति की आत्मकथा, उसका अनुवाद तरुण के स्वप्न शीर्षक से हुआ था। पाठकों को जीवन के कर्म क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक प्रेरक रचना ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, इसका अनुवाद ये बना। सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए, और जो देश पर काबिज थे उनको ललकारा, उन्हें चुनौती दी, और एक प्रकार से ये बीज वपन किया देश के युवाओं के मनोमस्तिष्क में कि हमें आज़ादी हासिल करनी है, इसलिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इस तरह के जो स्लोगन थे, इस तरह के जो प्रेरक सूत्र वाक्य थे, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के परिचायक भी बनते हैं। उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में सदैव संघर्ष किया, आगे बढ़े, और जो समस्याएं, चुनौतियां आईं, उनका मुकाबला किया, उनका निदान किया। इस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि उनकी आत्मकथा का अनुवाद बहुत अभिवादन हुआ, स्वागत हुआ, उसको पढ़ा गया। शचीन्द्र नाथ सान्याल की बंगला भाषा में लिखी गई आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन नाम से अनुवादित हुई और प्रकाशित हुई। 1938 में शचीन्द्र नाथ सान्याल की बंगला भाषा में लिखी गई आत्मकथा। हम जानते हैं कि बंगला से हिंदी में और हिंदी से बंगला में अनुवाद की एक सशक्त परंपरा रही है। वो केवल कहानी और उपन्यास की या कविता की नहीं है, उसमें अन्य गद्य विधाओं के अनुवाद का भी एक सुदीर्घ इतिहास हमें मिलता है, जिसमें आत्मकथा एक महत्वपूर्ण विधा है। तो बंदी जीवन शीर्षक से हिंदी में अनुवाद शचीन्द्र नाथ सान्याल की बंगला भाषा में लिखी गई आत्मकथा का किया गया। इसमें उनके क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में, उनके संघर्षपूर्ण जीवन के विषय में, उनके साहसिक कार्यों के विषय में जो जीवंत वर्णन मिलता है, अनुवादक ने भी उसे पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी तटस्थता से अनुवाद करते हुए उसे सुपठ्य बनाया, बोधगम्य बनाया, रोचक बनाया। सामान्यतः अनुवाद में ये एक कठिन चुनौती होती है कि अनुवादक मूल रचना के रचनाकार के साथ तादात्म्य स्थापित करे, उसे अक्षुण्ण रखते हुए, यानी मूल भाव को, मूल वस्तु को, मूल विचार को अक्षुण्ण रखते हुए अनुवाद करे, ताकि पाठक के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। वह व्यक्ति जो हिंदी में उस आत्मकथा को, उस उपन्यास, कहानी, नाटक को पढ़ना चाहता है, उसके साथ कोई प्रवंचना ना हो, कोई छल ना हो। विदेशी लेखकों में F.R. वेस्ट की आत्मकथा कॉल माइन टू पार्लियामेंट का प्रताप नारायण चतुर्वेदी द्वारा कोयले की खान से पार्लियामेंट तक
इस शीर्षक से 1932 में अनुवाद हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, लब्ध प्रतिष्ठ हुआ। रूसी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में प्रकाशित ट्रॉट्स्की की आत्मकथा ट्रॉट्स्की की जीवनी नाम से 2 भागों में छपी। इससे यह भी पता लगता है कि हमारे देश में विदेशी अनेक भाषाओं से अनुवाद की परंपरा भी सुदीर्घ परंपरा मिलती है। और रूस के और भारत के संबंध तो बहुत पुराने अरसे से, लंबे समय से बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों में विनिमय आदान प्रदान होता रहा है। तो रूसी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में फिर से अनुवाद के माध्यम से अनुवाद, यानी अनुवाद से अनुवाद, इसका उदाहरण हमारे सामने आया। और ये जो ट्रॉट्स्की की जीवनी नाम से 2 भागों में ये अनुवाद प्रकाशित हुआ। प्रथम खंड का अनुवाद रामदास गौड़ ने और दूसरे खंड का या भाग का अनुवाद राजवल्लभ साहे ने किया। ये भी एक प्रकार से संयुक्त तत्वावधान में किया गया अनुवाद। 2 खंड थे, दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने अनुवाद किए, लेकिन दोनों की जो सैद्धांतिकी रही होगी अनुवाद की, वो सामान्यतः एक ही होनी चाहिए। यह आत्मकथा लेखक के संघर्षपूर्ण जीवन, उनकी दूरदृष्टि, उनके व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य को उद्घाटित करने वाली, निरूपित करने वाली आत्मकथा बन गई। रूस की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की द्योतक और परिचायक बन गई। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी प्रभावी चित्रण इस आत्मकथा के माध्यम से किया गया। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की आत्मकथा को कृष्णचंद्र बेरी ने मेरा जीवन संग्राम नाम से अनुवाद किया। हम जानते हैं कि हिटलर का नाम ही आकृष्ट करता है, उनकी आत्मकथा को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो तानाशाह थे और इतिहास उनके कृत्यों का उद्घाटन कर चुका है। उनकी आत्मकथा को कृष्णचंद्र बेरी ने मेरा जीवन संग्राम नाम से अनुवाद करके हिंदी पाठकों तक पहुंचाया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम जी ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। हम जानते हैं कि राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्णन दार्शनिक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर, दर्शन पर प्रचुर मात्रा में लेखन किया है। उनकी आत्मकथा को अनुवादक शालिग्राम जी ने सत्य की खोज शीर्षक से हिंदी जगत को सौंपा। चेकोस्लोवाकिया के शहीद जूलियस फ्यूचिक की आत्मकथा का अनुवाद नेमीचंद जैन ने फांसी के तख्ते से इस शीर्षक से किया था। नेमीचंद जैन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, विशेष रूप से नाटक के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। वो भी बहुभाषा भाषी विद्वान थे, विशेषज्ञ थे। उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। और इस आत्मकथा का, जूलियस फ्यूचिक की आत्मकथा जो चेकोस्लोवाकिया के शहीद थे, उसका अनुवाद नेमीचंद जैन ने फांसी के तख्ते से इस शीर्षक से किया था। अमृत राय द्वारा भी इसका अनुवाद इसी नाम से किया गया। काका कालेलकर की आत्मकथा का अनुवाद खुशहाल सिंह चौहान ने स्मरण यात्रा इस शीर्षक से 1953 में किया था। अमृत राय भी हम जानते हैं कि बहुत बड़ा नाम हिंदी जगत में, प्रेमचंद से के पुत्र के रूप में, और उन्होंने अनुवाद भी किए, मौलिक लेखन भी किया, साहित्य सृजन भी किया, आलोचना के क्षेत्र में भी उनका नाम उल्लेखनीय है। तो उन्होंने भी काका कालेलकर की आत्मकथा का अनुवाद किया और खुशहाल सिंह चौहान ने स्मरण यात्रा शीर्षक से अनुवाद किया 1953 में। कालेलकर जी की आत्मकथा आत्मविश्लेषण और गांधीवादी चिंतन से ओतप्रोत है। कालेलकर जी का नाम बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में,
भारतीय समाज और संस्कृति के क्षेत्र में। गांधीवादी चिंतन उनकी मूल प्रेरणा रही है, वो भी गांधीवादी रहे हैं, तो उस रचना के अनुवाद का एक प्रयोजन भी रहा। विनायक दामोदर सावरकर की आत्मकथा के 2 अनुवाद हुए। पहला अनुवाद 1956 में काला पानी नाम से हुआ। वीर सावरकर जो आज़ादी के आंदोलन में जिनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही, विदेशियों से संघर्ष करने में, अग्रसर रहने में, उनकी आत्मकथा 1956 में काला पानी शीर्षक से प्रकाश में आई। और दूसरा अनुवाद आजन्म कारावास शीर्षक से अंडमान का प्रिय प्रवास 1969 में इस शीर्षक से प्रकाश में आई। हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता दिलवाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान स्तुत्य और वंद्य रहा है। उसमें सावरकर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सावरकर के रहन सहन, गहन चिंतन मनन, उनकी जीवन शैली, उनकी पर्यवेक्षण शक्ति, इन सब का परिचय हमें इस तरह आत्मकथा के अनुवाद से हिंदी जगत को मिलता है। मुगल सम्राट जहांगीर की फारसी में लिखी गई आत्मकथा का हिंदी में ब्रज रत्न दास ने जहांगीर नामा शीर्षक से और जहांगीर की आत्मकथा शीर्षक से 1957 में अनुवाद किया। जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर नामा से जहांगीर की आत्मकथा। नयनतारा सहगल की अंग्रेजी में लिखी गई आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद मुकुंदी लाल श्रीवास्तव ने मेरे बचपन की कहानी शीर्षक से किया था। त्रिलोक्यनाथ चतुर्वेदी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद महादेव सहाय ने जेल में 30 वर्ष इस शीर्षक से किया था। वेद मेहता की आत्मकथा को डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मेरा जीवन संघर्ष 1957 में अनुवाद किया। इस आत्मकथा में अंग्रेजी की कूटनीति, अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, क्या क्या नीतियाँ बनाई, भारत विभाजन, शरणार्थी समस्या, ऐसे न जाने कितने पक्षों को उद्घाटित किया। इसीलिए इस तरह की आत्मकथाओं के अनुवाद की प्रेरणा भी अनुवाद जगत में बनती चली गई। अनंत वासुदेव सहस्रबुद्धे की मराठी में लिखित आत्मकथा का अनुवाद बी न आत्रे ने मेरा जीवन विकास इस शीर्षक से 1958 में किया। 20वीं शताब्दी के 6ठे शतक में लिखी गई आत्मकथाओं में दीवान सिंह मफ्तून की उर्दू में रचित आत्मकथा नाकाबिले फरामोश का अनुवाद जगन्नाथ प्रभाकर ने त्रिवेणी शीर्षक से किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का अनुवाद महेंद्र चतुर्वेदी ने आज़ादी की कहानी शीर्षक से 1965 में किया था। महेंद्र चतुर्वेदी वही हैं जिन्होंने हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के साथ मिलकर बनाया था और अनुवाद में उनकी विशेष रूप से गति और अभिरुचि थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की महत्वपूर्ण आत्मकथा, उसका अनुवाद आज़ादी की कहानी 1965 में इस शीर्षक से हुआ। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में विदेशी लेखकों की कई आत्मकथाएं प्रकाश में आईं। क्वामे एंक्रूमा को घाना का गांधी कहकर इस शीर्षक से अनुवाद किया गया। उनकी आत्मकथा को श्याम सन्यासी ने अफ्रीका जागा शीर्षक से अनुवाद किया। प्रसिद्ध चीनी क्रांतिकारी U.T. हेसु की आत्मकथा अदृश्य संघर्ष 1964 में प्रकाश में आई और एंथनी सिल्वेस्टर कृत लिविंग विद कम्युनिज्म को हिंदी में विजयश्री भारद्वाज ने साम्यवाद के मेरे अनुभव शीर्षक से अनुवाद किया। तो चाहे भारतीय भाषाओं से हिंदी में हो, विदेशी भाषाओं से हिंदी में हो, विदेशी भाषाओं से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी में हो, ऐसे बहुत से व्यक्ति जो चिंतक विचारक रहे, साहित्यकार सर्जक रहे, भाषाविद रहे, शास्त्रज्ञ रहे, उनके
उनकी आत्मकथाओं के अनुवाद, उनकी एक लंबी, एक सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। ये रचना साम्यवादी आंदोलन के भीतरी परिदृश्यों को भी सफलतापूर्वक उद्घाटित करती है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा तजुके बावरी तुर्की में लिखी गई, जिसे अब्दुल रहीम खानेखाना ने 1590 में फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खानेखाना हम जानते हैं कि अकबरी दरबार के कवि थे और उनका साहित्य प्रचुर मात्रा में हमें हिंदी भाषा में, ब्रज भाषा में मिलता है। तो फारसी में, पर्शियन में उन्होंने 1590 में अनुवाद किया था और 1971 में फारसी के इसी अनुवाद को हिंदी में और श्री मथुरालाल शर्मा ने अनुवाद किया। फारसी से हिंदी में अनुदित हुआ और यह आत्मकथा बाबरकालीन भारत का एक प्रामाणिक दस्तावेज बन गई। अरविंद घोष की आत्मकथा का अनुवाद जगन्नाथ ने अपने विषय में शीर्षक से किया। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि जोश मलिहाबादी की आत्मकथा को हंसराज रहबर ने यादों की बारात शीर्षक से प्रस्तुत किया था। बीके माधवन कुट्टी की आत्मकथा का अनुवाद ए गोपीनाथ ने खतरा मेरा हमराही 1976 में इस शीर्षक से अनुवाद किया। तो आत्मकथा, आत्मविश्लेषण, इन सब को उद्घाटित करने वाले ये अनुवाद बन गए, जिसमें रहस्य भी है, रोमांच भी है। अमृता प्रीतम की आत्मकथा, जिसका अनुवाद बटुकेश्वर भटनागर ने रसीदी टिकट शीर्षक से 1977 में किया था। इस रचना में आत्मकथा के सभी तत्व, आत्मसत्यों को बेझिझक, बेबाकी से प्रस्तुत किया गया। कमला दास की आत्मकथा का अनुवाद सुदर्शन चोपड़ा ने मेरी कहानी नाम से किया। इस आत्मकथा के द्वारा पश्चिमी सभ्यता में रंगे संभ्रांत समाज का वास्तविक चित्र उद्घाटित हुआ। लक्ष्मीनाथ बंज बरुआ की बंगला में लिखी गई आत्मकथा को हंस कुमार तिवारी ने मेरी स्मृतियां शीर्षक से 1979 में अनुवाद किया। इस तरह भारतीय धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा पंजाबी भाषा में थी, जिसका हिंदी में अरुण सरीन ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिख नाम से अनुवाद किया। आत्मकथा का सार है, निरंतर कर्मरत रहने सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। इसलिए पंजाबी कथाकार करतार सिंह दुग्गल की आत्मकथा स्मृतियों के आईने में नाम से भी अनुदित हुई। इस तरह बहुत से नाटककार, रंगकर्मी, बलवंत गार्गी की अंग्रेजी में लिखी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद नंगी धूप शीर्षक से हुआ। फिल्म अभिनेत्री दुर्गा खोटे की मराठी में लिखी गई आत्मकथा को कुसुम बावे ने माँ दुर्गा खोटे नाम से अनुवाद किया। सत्यजीत रे की आत्मकथा का अनुवाद संदीप मुखोपाध्याय ने जब मैं छोटा था नाम से किया। बहुत सी आत्मकथाएं इस तरह अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। कन्नड़ के साहित्यकार शिवराम कारंत की आत्मकथा, उसको BR नारायण ने पगले मन के 10 चेहरे नाम से किया। चिंतक, राजनीतिज्ञ डॉक्टर कर्ण सिंह की आत्मकथा को हिंदी में रामेश्वर प्रसाद मालवीय ने युवराज बदलते कश्मीर की कहानी शीर्षक से किया। कह सकते हैं कि अनुवाद की इस दुनिया में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण, इन सब के अनुवादों का एक इतिहास हमें मिलता है। इस विषय को यहाँ आत्मकथा के अनुवादों की परंपरा के विवेचन के बाद विराम लेते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।